चलिए सेशन का वो प्रारंभ करते हैं। इनविटेशन लिंक में जैसे आपने देखा होगा भारत मंडपम, अभी कुछ दिन पहले भारत मंडपम का जो प्रोग्राम था नई दिल्ली में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के अगवानी में ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें यूट्यूब से जुड़े हुए बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। वहाँ से एक तो समझ में आई कि हम सभी एक न्यूरोथेरेपिस्ट है या हेल्थ प्रैक्टिशनर तो हैं ही हैं, परंतु अभी के समय में भी अगर किसी न्यूरोथेरेपिस्ट से यह पूछा जाए कि आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो, नो डाउट न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो ऑल ओवर बॉडी को क्योर करती है, परंतु इसके साथ साथ कुछ एक स्पेशलिटी होना हर एक न्यूरोथेरेपिस्ट के अंदर आवश्यक है। कौन कौन सी वैसी स्पेशलिटी है? तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट को देखते हैं, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास इलाज के लिए आता है, हम डायग्नोसिस करते हैं, तो 90% केसेस में कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि इनको पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है। तो अभी हमें जब पता है कि हमारे 90% पेशेंट्स को पेट से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो क्या लगता है हमें पेट के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और न्यूरोथेरेपी की अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। भले हम घुटना दर्द ही क्यों ना ठीक कर रहे हों, भले हम मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर क्यों ना ठीक कर रहे हों, भले हम साइटिका की प्रॉब्लम क्यों ना ठीक कर रहे हों, भले हम ऑटिज़म क्यों ना ठीक कर रहे हों, हर एक क्षेत्र में पेट से जुड़ी हुई चीज़ों को भी बैलेंस करना, मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये बहुत आवश्यक है। तो अब सवाल नेक्स्ट आता है कि चलो भैया ठीक है, पेट के बारे में स्पेशलिस्ट तो बन जाएंगे, लेकिन पेट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, कितने सारे स्फिंक्टर्स हैं, पैनक्रियाज है, कई सारे डक्ट्स हैं, डियोडिनम है, जेजुनम है, क्या क्या है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उसी में स्प्लीन भी है, उसी में पीछे किडनीज भी है। तो अच्छी बात यह है कि जब भी आप देखोगे किसी भी मरीज को, चाहे वो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, ये तो समझ में आया कि हर एक को पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है। अब पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है तो हमें पेट का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें पूरे पेट का स्पेशलिस्ट बनने का कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे पेट में हमारी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है, आप जब देखोगे बीमारियों को गहराई से समझने का प्रयास करोगे, तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो या तो लिवर से जुड़ा हुआ है या फिर स्टमक से जुड़ा हुआ है। बाकियों से जुड़ा, गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ क्या बीमारी आपको दिखता है? गॉल स्टोन, पैनक्रियास से जुड़ा हुआ क्या बीमारी दिखता है? डायबिटीज, अननेचुरल ग्रोथ, हाइपो या हाइपर एसिडिटी, यही सब चीजें। लेकिन जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं या तो वो लीवर के जरिए होते हैं या तो फिर स्टमक के जरिए होते हैं। तो हम लोग जब हेल्थ साइंस में अलग अलग ऑर्गन्स की पढ़ाई करते हैं तो हर एक ऑर्गन का अलग डिपार्टमेंट है। जैसे अगर हम लीवर के बारे में जानना चाहते हैं, लीवर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है हेपाटोलॉजी। हेपाटो मतलब लीवर, जहाँ भी हेपाटो वर्ड आ गया तो वो लीवर के लिए होता है।
तो हेपाटोलॉजी में हम क्या है, लीवर के विषय में पढ़ते हैं। लीवर के विषय में हमने पिछले बहुत सारे सेशंस में भी बहुत सारी बात कर रखी है, और लीवर के बारे में ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे, डिजिटल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो सेकंड मेजर ऑर्गन है जहाँ से बीमारियाँ क्रिएट होती है, डेट इज़ कॉल्ड स्टमक। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ें बार बार आपको रिपीट जैसी लगेंगी। तो अभी जैसे मैंने बताया कि लीवर से जुड़ा हुआ जो भी स्टडी हम लोग करते हैं या जो भी रिसर्च करते हैं वो हेपाटोलॉजी में आता है। और इसी तरह स्टमक से जुड़ी हुई जितनी भी पढ़ाई करते हैं हम लोग या जितने भी रिसर्च करते हैं, ये गैस्ट्रोलॉजी में आता है। किस में आता है? गैस्ट्रोलॉजी। तो गैस्ट्रो जो वर्ड है, ये सुनते ही हमारे मन में पहला ही सवाल ये आता है, गैस की प्रॉब्लम। परंतु हर बार ऐसा नहीं है। गैस की प्रॉब्लम नहीं है। गैस बनना तो एक सिम्टम है। जैसे बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। वो बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है। वैसे ही गैस का बनना बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है। वो बता रहा है कि हमारे स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और पूरी बॉडी में गैस का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टमक में ही होता है। और स्टमक से जुड़ी हुई जो सबसे मेन बीमारी है उसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस। अभी कुल मिला के बात कहाँ पे आई? हमने अपने क्लिनिक के पेशेंट से शुरू किया था कि 100 पेशेंट हमारे पास आते हैं तो 100 में से 90 को जो है पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो पेट से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इधर लीवर से जुड़ा हुआ या फिर स्टमक से जुड़ा हुआ। अब स्टमक से जुड़ा हुआ क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकता है? तो वो है गैस्ट्राइटिस। तो इस मार्च महीने का हमने यही विचार रखा था कि मार्च महीने में हम लोग गैस्ट्राइटिस के विषय में बात करेंगे। और सिर्फ मार्च महीने में ही नहीं, अभी तो हमने ये 4 दिन का जो सेशन रखा है, ये द्वितीय दिन है। हर महीने ऐसा एक एक मेजर टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन रखेंगे। थोड़ा अगले 2 महीने टफ चलने वाले हैं क्योंकि फिर जून महीने में न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा एग्ज़ाम भी है। और हाँ, एग्ज़ाम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूरोथेरेपी सीख तो रखी है, न्यूरोथेरेपी सीख रखी है कहीं से, लेकिन हमने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, सर्टिफिकेशन अभी तक हमारा नहीं हुआ है। तो वैसे लोग अगर चाहे तो जून महीने में ऑनलाइन एग्ज़ाम है DLMNT एकेडमी का, महाराष्ट्र का। तो वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे मैसेज वगैरह भी मैंने डाले हैं, क्या प्रोसेस है, फ़ी वगैरह क्या है, वो सारा कुछ। तो खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की। गैस्ट्राइटिस नाम सुन करके आपको 100 में से 90 लोग यही कहेंगे कि गैस की प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि गैस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिम्टम है, लक्षण है। तो आखिर गैस्ट्राइटिस है क्या? तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदरूनी दीवार पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ही गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब भैया इन्फ्लामेशन क्यों हो गया है, क्या उपाय है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में ही हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब आप लोग पढ़ते होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में एक फ्लूइड होता है जिसको कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 4 चीज़ें होती है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
फिर होता है एक पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम होता है, म्यूकस होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। यह जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन्स और मिनरल्स को बचा करके इंटेस्टाइन तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, चूंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक में ही रहता है इसलिए हमें जाहिर सी बात है हमें लगता है कि ये स्टमक में ही बनता होगा, लेकिन नहीं, ये स्टमक में नहीं बनता है। ये स्टमक का ठीक ऊपरी भाग जो कार्डियक स्फिंक्टर है, फूड पाइप जहाँ पे ख़त्म होता है और स्टमक जहाँ से शुरू होता है, उस जॉइंट पे एक स्फिंक्टर, एक दरवाजा होता है जिसको कि कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक मतलब हार्ट के पास है इसलिए उसको कार्डियक कहते हैं। तो वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है। बाकी तीन चीज़ें जो है वो हमारे स्टमक का अंदर का जो दीवार है वही बनाता है। क्या बनाता है? वही एसिड भी बनाता है, वही पेप्सिन भी बनाता है और वही म्यूकस भी बनाता है। तब एक एक करके बात करते हैं। एसिड क्यों बनाता है भैया? तो एसिड बनाता है खाने को तोड़ने के लिए, और खाने के द्वारा मुंह से होकर के किसी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर पेट में चला गया हो तो उस इन्फेक्शन को मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो मेनली हमें समझ में आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो ही काम है, एक काम है खाने को तोड़ना और दूसरा काम है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करना। अब पेप्सिन का क्या काम है? तो पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई कि एसिड क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है। अब समझ लेते हैं म्यूकस क्या काम करता है। लेकिन म्यूकस के काम को समझने के लिए ये चीज़ समझिए कि स्टमक में जो एसिड बनता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो स्टमक का जो दीवार है उसको डैमेज कर सकता है, उसको जला सकता है। तो वो स्टमक का दीवार ना जले इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा म्यूकस बनाते रहता है और ये एसिड जो है उस म्यूकस को जलाते रहता है। अब ये एक प्रक्रिया है, मतलब म्यूकस बन रहा है, एसिड उसको जला रहा, म्यूकस बन रहा है, एसिड उसको जला रहा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहता है। अब ये हमेशा चलते रहना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से अगर स्टमक की जो दीवार है उसमें इन्फ्लामेशन आ गया तो ये जो बनना जलना ये प्रोसेस चल रहा था, जलना तो स्टार्ट रहेगा, बनना कम हो जाएगा या बनना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है, वो दीवार जो है, अंदरूनी जो दीवार है वो कमज़ोर हो जाती है, जगह जगह से उस पर जख्म हो जाते हैं, टूटने लगती है, हार्ड हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुल मिला के यही होता है कि उनका जो भी केमिकल सिक्रेशन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना, पेप्सिन बनाना, म्यूकस बनाना, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जैसे जैसे ये कम होने लगेगा दीवार पे धीरे धीरे क्षति पहुंचना शुरू होगा और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। जब जैसे वो क्षति पहुंचने लगा, उसका भी एक मेडिकल टर्म है, उसको मेटाप्लेजिया, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, कई बार रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिल सकता है। मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया कहते हैं। मतलब किसी को अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, रिपोर्ट में हमने देखा गैस्ट्राइटिस लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ ये मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया ऐसा शब्द सुनने को मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो जो गैस्ट्राइटिस है वो अब कैंसर में बदल चुका है। 60 से 70% गैस्ट्राइटिस के जो केस है, अगर सही तरीके से नहीं ठीक किए गए तो वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, स्टमक कैंसर या डिओडिनम कैंसर ऐसा। तो सही समय पे इसका उपचार बहुत आवश्यक है। अभी इसके उपचार के लिए हम लोग लास्ट डे परसों वाले सेशन में बात करेंगे।
पहले इसको समझ लेते हैं। तो अब नाम से तो हमें लगता है कि गैस्ट्राइटिस, लास्ट में टिस है, मतलब इन्फ्लामेशन है, मतलब हमें एडीआर देना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना गैस्ट्राइटिस हुआ है उसमें एडीआर ही देना है। देखो गैस्ट्राइटिस में कभी कभी क्या होता है, जो एक सबसे पहला होता है टाइप ए, हालांकि बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, फिर भी देखा गया है, तो इसलिए इसका एक टाइप बना दिया गया है, टाइप ए। टाइप ए में क्या है कि हमारा जो इम्यून सेल्स है, जो हमारे WBC है, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, यही क्या करते हैं, स्टमक के दीवार पे हमला कर करके उसको डैमेज करने लगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऑटो इम्यूनिटी हो गया। तो अगर ऑटो इम्यूनिटी है तो हमें क्या देना पड़ेगा, 30 मेडुला के साथ 6 ADR देना पड़ेगा। ये इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए और भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एक एक करके बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये टाइप ए का बता रहा हूँ कि टाइप ए का कोई अगर गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, मतलब उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसको 30 मेडुला 6 ADR देना ही पड़ेगा। अब आता है टाइप बी। टाइप बी जो होता है वो इन्फेक्शन के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण। मतलब बाहर से इन्फेक्शन, मतलब क्या हो गया, बाहर से कोई भी चीज, जीवित चीज अंदर आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगस आ गया, प्रोटोजो आ गया, अलगी आ गया, कुछ भी आ गया हमारी बॉडी के अंदर बाहर से, तो उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण भी, जैसे इन्फेक्शन एक समय के बाद इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है और वो गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो बाहर से आने वाले चीज़ों में एक बैक्टीरिया है, बहुत खास बात है। कभी भी गैस्ट्राइटिस या पेट से जुड़ी हुई कोई भी बात आएगी तो इस बैक्टीरिया का नाम सुनने को आपको मिलेगा। इसका नाम है हेलिकोबैक्टर। क्या नाम है, हेलिकोबैक्टर। इसी के नाम से बैक्टीरिया शब्द पड़ा है, हेलिकोबैक्टर। अगर किसी कारण से मुंह के रास्ते से अगर ये हमारे स्टमक में आ जाए हेलिकोबैक्टर, और हमारे पेट में जो एसिड है इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको मार पाए, तो उसके इन्फेक्शन के कारण भी इन्फ्लामेशन होकर के गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। ठीक है। तो टाइप ए था ऑटो इम्यून, शरीर के अंदर वालों ने ही बेड़ा गर्क कर दिया। टाइप बी क्या है, इन्फेक्शन, बाहर से कोई जीवित चीज आया और आके उसने कांड खराब कर दिया। तीसरा है टाइप सी। टाइप सी भी क्या है, ये बाहर या अंदर कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ये कोई जीवित पदार्थ नहीं है, ये एक केमिकल है। तो केमिकल के कारण अगर इन्फ्लामेशन होता है और गैस्ट्राइटिस होता है तो उसको टाइप सी में कहते हैं। तो ये केमिकल्स कौन कौन से ऐसे केमिकल है जिसके कारण हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है पेन किलर्स। चाहे आप घुटने दर्द के लिए दवाई खा रहे हो, कमर दर्द के लिए खा रहे हो, गर्दन दर्द के लिए खा रहे हैं, सिर दर्द के लिए खा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पेन किलर लंबे समय से ले रहे हैं तो उसके कारण भी गैस्ट्राइटिस जो है वो ग्रो हो सकता है। सेकंड चीज़ है अल्कोहल, शराब। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते, हमेशा शराब पीते हैं, तो उसके कारण भी स्टमक की लाइनिंग जो है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है, देखो लीवर जो है बाइल बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और जब ज़रूरत होती है तो डायरेक्ट डिओडिनम में आता है और डिओडिनम से फिर मिक्स होकर आगे चला जाता है। डिओडिनम से बैक नहीं आता, वो कभी स्टमक में नहीं आता है। अभी स्टमक क्या है, वो हाईली एसिडिक है और उसको एसिडिक ही रहना चाहिए। अगर किसी कारण से बाइल जो है वो बैक करके स्टमक में आ जाता है और लंबे समय तक ये प्रोसेस चल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी लाइनिंग जो है, अंदर की दीवार जो है वो डैमेज होने लगेगी, इन्फ्लामेशन होगा और गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ आउटर केमिकल्स भी है। मान लो किसी ने जानबूझ के
सुसाइड करने के लिए, या अनजाने में कुछ ऐसा केमिकल पी लिया, एसिड वगैरह पी लिया, या फिनाइल पी लिया, डेटॉल पी लिया, ऐसा कुछ भी केमिकल जो इंटरनल यूज के लिए नहीं है, तो इसके कारण भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 3 टाइप है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ए हो गया ऑटो इम्यून, खुद के शरीर के कारण। बी हो गया बाहर से कोई जीवित पदार्थ आया और उसके इन्फेक्शन के कारण हो गया। और सी में हो गया बाहर या अंदर का कोई केमिकल आया और केमिकल के कारण हो गया। ये 3 टाइप समझ में आ गए। अभी तीनों टाइप का बेसिक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मेन ट्रीटमेंट तो लास्ट दिन हम लोग बात करेंगे। अब जो ऑटो इम्यून है तो ऑटो इम्यून के लिए हमें ITF देना है 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR। अगर किसी केमिकल के कारण है तो भी केमिकल के रिएक्शन को काटने के लिए हम न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उन मेडिसिन के इफेक्ट्स को हटाने के लिए। और जो टाइप बी है, इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तो उसमें शुरुआत के 4-5 दिन हमें वायरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसमें भी फिर से वही ITF देंगे 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR। मतलब कुल मिला के गैस्ट्राइटिस का बेसिक ट्रीटमेंट हो गया 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR, ये तो देना ही देना है, फिर आगे और भी देंगे क्या क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। तो ये तीनों टाइप को, ये तो टाइप हो गया, किस कारण से हुआ है, कारण के अनुसार ये 3 टाइप हो गया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अच्छा, होने के बाद रिजल्ट क्या आया उसके हिसाब से अगर गैस्ट्राइटिस को देखें तो 2 तरह का होता है, एक होता है इरोसिव और एक होता है नॉन इरोसिव। अब ये इरोसिव नॉन इरोसिव क्या चीज़ है, तो किसी चीज़ को खुरच देना, जैसे मान लो मिट्टी या सीमेंट की दीवार है, अगर हम एक लोहे की कील से उसको धीरे धीरे खुरचेंगे तो वहाँ पे क्या है, एक जख्म, एक गड्ढा बन जाएगा। तो इरोजन का मतलब होता है खुरचना। तो इरोसिव मतलब वो स्टमक की दीवार को किसी ने खुरच दिया है। तो भाई कौन खुरच सकता है, ऑटो इम्यून वाला खुरचेगा नहीं, इन्फेक्शन कोई आ गया वो भी खुरचेगा नहीं। खुरचता कौन है, ये केमिकल वाला जो है, जैसे पेन किलर है, जैसे शराब है, ये सब क्या है, इरोसिव है, मतलब ये दीवार को खुरच देता है। अभी जाहिर बात है खुरच देगा तो उस जगह से ब्लड भी आना शुरू हो सकता है मोशन में या वॉमिटिंग में ब्लड के पार्टिकल्स भी आ जाएं। तो ये इरोसिव होता है, मतलब इसमें फिजिकल डैमेज हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है स्टमक जो है। और दूसरा चीज़ ये होता अचानक है, मतलब आप मान के चलो 4-5 महीने से खा रहे हो पेन किलर खा रहे हो, अचानक एक दिन पेट में दर्द हुआ, गए एंडोस्कोपी हुआ, पता चला गैस्ट्राइटिस हो गया है। तो ये अचानक होगा, इरोसिव। और नॉन इरोसिव है, नॉन इरोसिव में क्या था, खुरचना उरचना नहीं है, बस वहाँ पे सूजन हो गया, सूज गया है, इन्फ्लामेशन हो गया। जैसे हेलिकोबैक्टर के इन्फेक्शन के कारण होता है, ऑटो इम्यून के कारण होगा, तो इसमें खुरचे उर्चेगा नहीं, ब्लड उलड नहीं निकलेगा, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, म्यूकस बनना या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इरोसिव और नॉन इरोसिव समझ में आया। अब इरोसिव है तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि इरोसिव है मतलब वो खुरच दिया है तो वहाँ दीवार से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, अरे सेलुलर फ्लूइड निकलेगा, ब्लड निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा वहाँ से लिक्विड, तो उसको रोकना भी है हमें। तो आप हम चाहे जो भी ट्रीटमेंट देंगे उसमें 4 थायराइड जरूर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 4 थायराइड हम लोग जरूर ऐड करेंगे। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिनको भी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे उनका भूख कम होते जाएगा। भूख कम होगा तो जाहिर बात है वेट भी कम होगा, वजन भी कम होगा। और इसके साथ साथ चूंकि अब भोजन का ब्रेकडाउन ठीक से नहीं हो रहा है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाएगी। और जब विटामिन्स की कमी होगी तो सबसे पहला इफेक्ट उसका दिखेगा हीमोग्लोबिन के ऊपर। हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से डाउन होने लगता है। तो ये कुछ चीज़ें थी
कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है और क्यों होता है। क्यों होता है समझ लिया हमने, किन किन कारणों से होता है, तीनों टाइप, दोनों सब टाइप। अब बात करेंगे कि इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या होता है गैस्ट्राइटिस का। तो कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं होता है, कभी कभी हल्का या तेज, मीठा मीठा या तेज तेज पेट में दर्द होना, ये सबसे पहला सिम्टम है। जब दर्द होगा उस समय बेचैनी होगा, मितली उल्टी जैसा मन होगा, और कई बार उल्टी आ भी जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अभी हम कंफर्म कैसे करेंगे कि इनको गैस्ट्राइटिस ही है। तो इसका सबसे पहला सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग पेन पॉइंट चेक करते हैं। पेन पॉइंट चेक करते हैं तो जो उसमें पेन के ठीक नीचे गैस ओनली वाला जो पॉइंट आता है, ये गैस ओनली वाला पॉइंट में दर्द है, इसका मतलब स्टमक में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है स्टमक में। अब ये गैस्ट्राइटिस है कि नहीं है, इसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उस टेस्ट का नाम है अपर एंडोस्कोपी। क्या है? अपर एंडोस्कोपी। ये टेस्ट से इस चीज़ का हमें पता चल जाता है कि सही में गैस्ट्राइटिस है कि नहीं है। तो ये आज हमने गैस्ट्राइटिस क्या है, कितने प्रकार का होता है, किन कारणों से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और कैसे पता लगा सकते हैं, क्या क्या टेस्टेज है जो करवा करके हम कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है। अभी हम लोग कल गैस्ट्राइटिस से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। समय यही रहेगा, दोपहर के 3:30 बजे। लिंक भी सेम यही रहेगा। इस लिंक को अगर आप चाहे और किसी मित्र या किसी के साथ शेयर करना तो कर भी सकते हैं। इसमें आने वाले समय में हम लोग गैस्ट्राइटिस के बारे में और भी बातें करेंगे कि इसमें डाइट प्रिकॉशन क्या क्या रखना चाहिए, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, और किन किन कारणों से यह बढ़ता है, किन किन कारणों को ठीक करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज जो हमने गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करी, इससे जुड़ा हुआ कुछ भी क्वेरी, अगर कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो तो पूछ सकते हैं एक एक करके। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी, लेकिन वो उस समय समझ नहीं आया, लेकिन आज आपने समझाया तो थोड़ा समझ में आया। क्या पेशेंट तो अभी नहीं आती हैं, ओके। लेकिन ये सेम लक्षण नहीं थे उनको जो आपने बताए थे आज। देखिए तो एक उसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे ना विद्यार्थी। जी ट्रीटमेंट के बारे में, इसके ऊपर अभी और भी बहुत सारी बातें करने कल करेंगे, फिर परसों हम लोग इसके ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो मान लो कोई पेशेंट आता है, हमें ये कंफर्म हो गया कि ये गैस्ट्राइटिस है। अब गैस्ट्राइटिस में भी बहुत सारे टाइप है। जैसा एक मैंने बताया कि सपोज गॉल ब्लैडर का जो बाइल है वो डियोडिनम और जेजुनम से होते हुए आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। अगर वो किसी कारण से स्टमक में आ गया तो क्या होगा, बंदे को उसी समय उल्टी होगी, या तो पीले रंग की उल्टी होगी या हरे रंग की उल्टी होगी, और बिल्कुल कड़वा टेस्ट होगा उसका। तो इससे हम समझ जाएंगे कि वो बाइल जो है बैक कर रहा है। तो इसके लिए हमें कार्डियक स्फिंक्टर को ठीक करना है, एम्पुला ऑफ वेटर को ठीक करना है, तो उसके लिए वेटर ट्रीटमेंट देंगे या वेटर प्लस न्यूगॉल देंगे। ठीक है। हाँ, ये पता कैसे चलेगा कि ये ऑटो इम्यून है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके साथ साथ अगर पेट की दिक्कत रहे, जैसे कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपोथायराइड है, अगर इन सब मरीजों में भी गैस्ट्राइटिस पाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लामेशन के कारण है। इन्फ्लामेशन के कारण ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो।
अच्छा मतलब आंत और अपेंडिक्स के जोड़ पे अल्सर हो गया था। उसके बाद जैसे उनको एसिड वगैरह ट्रीटमेंट दिया गया, अच्छा लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई। अब समस्या उनकी ये है कि जैसे पेट अगर सुबह थोड़ा साफ हो गया तो सुबह अगर खाना उन्होंने खा लिया तो 3, 4, 5 बजते बजते जो है उनके पेट में जो गैस निकलती है एकदम बदबूदार सी होती है। ऐसा लगता है जैसे 3 से 5, 6 घंटे में ही खाना फिर सड़ जा रहा है। अच्छा क्या देखो, कभी भी हम खाना खाते हैं, खाने को हर स्टेज पे एक एक फिक्स टाइमिंग होता है कि स्टमक में कितना देर रुकना है, डिओडिनम में कितना देर रुकना है, जेजुनम में कितना देर रुकना है। उससे अगर ज़्यादा देर रुकने लगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? अंदर जो खाना है वो सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। और जब वो खाना खराब होगा तो उसी की गैस बनती है। अधिकतर केसेस में क्या होता है, स्टमक में गैस बनती है। जो हमारा आमाशय है इसी के अंदर गैस बनता है और बहुत सारी डकार आती है। ऐसा सिचुएशन है तो समझना है कि भैया स्टमक में एसिड कम बन रहा है, जिसके कारण खाना को पचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, गैस बन रहा है। या फिर खाना खाने के तुरंत बाद हमने पानी पी लिया है, कुछ ना कुछ ऐसा पंगा किया हमने जिसके कारण खाना को पचने में देर लग रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, स्टमक के एसिड को बढ़ाना है। लेकिन ये जो केस आप बता रहे हैं ये अलग चीज़ है। इनके स्टमक में एसिड उसिड की कमी नहीं है। एसिड की कमी रहती तो अल्सर कैसे हो जाता है। इनका है कि जो अल्सर की प्रॉब्लम है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, इलियोसिकल जॉइंट जो है वहीं पे अल्सर था। इसको इलियोसिकल जॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत और अपेंडिक्स रहता है ना, उस जगह को। तो इसके कारण क्या हो गया है कि उनका बड़ी आंत का जो मोटिलिटी है, जो आगे बढ़ाने का उसका स्पीड है, वो स्लो हो गया है, जिसके कारण उनकी बड़ी आंत में गैस बन रही है। और बड़ी आंत में जब गैस बनेगा तो वो नीचे से पास होगा तो उसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ रह सकती है। तो अभी हमें उनकी बड़ी आंत जो है इसके स्पीड को बढ़ाना है। इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें देना पड़ेगा मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। सबसे पहले मेटाबॉलिक दीजिएगा, मेटाबॉलिक देने के बाद नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट। ठीक है, इससे इनका ये जी इनको लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट और राउंड नॉर्मल ये सब तो दे दिया गया था, यूडीएफ भी दिया गया। हाँ ठीक है, वो तो देखो नॉर्मली क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो ये सब काम करता है। इनको दिक्कत कॉन्स्टिपेशन की नहीं है, इनका जो वो बड़ी आंत का जो स्पीड जो है ना, उसका जो मूवमेंट है, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट, वो स्लो हो गया है। तो उसको बढ़ाने के लिए ये मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दीजिए 3-4 दिन, काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल जाएगा। चलिए सर, अल्सराइटिव कोलाइटिस और गैस्ट्रोराइटिस दोनों में क्या फर्क है और दोनों में पता कैसे करेंगे क्या है? ओके, देखो गैस्ट्राइटिस नाम ही है, गैस से शुरू, गैस मतलब स्टमक। तो सीधा बात ये समझ में आ रहा है कि गैस्ट्राइटिस जो होता है वो स्टमक में होता है। ठीक है, परंतु जो कोलाइटिस है वो कोलोन में मतलब आंतों में होता है।